हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 11th ऑफ नवंबर 2020 का द हिंदू एडिटोरियल। आज इसमें 3 आर्टिकल हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, उसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें बताता है कि सेंटर और स्टेट को कैसे चीज़ें मैनेज करनी चाहिए इस बारे में। और जो हमारे बाकी के दोनों आर्टिकल्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही हैं, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल हमारे मेंटल हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर साइको सोशल चीज़ों को बताते हैं। लेकिन मैंने इस बार आर्टिकल अलग अलग नहीं किया है, चूँकि मुझे लगा नहीं दोनों को एक साथ करके हम कंबाइन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ही रखा है। तो चलिए हम अपने तीनों आर्टिकल का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट का। ठीक है जी। अभी क्या हुआ, रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या बोलते निकल के आई है, और उसने कुछ रोड मैप तैयार किया है, जिससे कि हम सेंटर और स्टेट के बीच में जो ये रेवेन्यू को लेके थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उन पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ये रिकमेंड करता है कि जो भी इनका स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू का जो भी डिवीज़न हो रहा है वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में हो और चीज़ें बहुत सही जगह से चलती रहें। और ये भी बताया कि आने वाले 5 सालों तक कैसे सेंटर और स्टेट को जो भी उनका रेवेन्यू का शेयर हो रहा है उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। अब जो फिस्कल रोड मैप है 2025 एंड 2026 के लिए, वो पब्लिक डोमेन में तभी आएगा जब उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। अगर ये अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा विंटर सेशन में नहीं हो पाता है तो ऐसी कोशिश की जाएगी जो भी अभी आने वाला है यूनियन बजट, ठीक है जी, 2020-2021 के लिए, उसके पहले पहले तो एटलीस्ट ये जो है वो चीज़ें हो ही जाएँ। ठीक है। अब जो 14th फाइनेंस कमीशन है वो क्या बताती थी हमें, अभी तो हमने 15th की डिस्कस करी। जो 14th फाइनेंस कमीशन जो कि लास्ट टाइम आई थी वो बताती है कि जो भी आपका क्या बोलते हैं रेवेन्यू का शेयर है वो सेंटर का पहले 32 हुआ करता था, जो कि अब 42 हो गया है। सॉरी, जो स्टेट का है वो 32 था, अब 42 हो गया है। सेंटर ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्टेट कहीं ना कहीं अभी भी से नाराज़ है। अब आप सोचो कि शेयर तो बढ़ गया है ना, कि मतलब पहले 32 था 42 हो गया है, लेकिन अभी भी जो स्टेट है वो इन सब से नाराज़ क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्यों। देखिए, जो एक्चुअल शेयर है स्टेट का वो तो डिक्रीज़ ही हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब क्या हुआ है, सेंटर ने कुछ ना कुछ सेस और सरचार्जेस भी लगा दिए हैं, जो कि पहले सब चीज़ें नहीं होती थी। और डायरेक्टली जो भी रेवेन्यू होता था वो पहले स्टेट के पास जाता था और फिर स्टेट से सेंटर के पास जाता था, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस थी वो शुरू होती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद से क्या हो गया है, जब जीएसटी लग गया है तब डायरेक्ट जो रेवेन्यू है वो सेंटर के पास जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओवरऑल जो है स्टेट्स का कहना है कि आपने शेयर तो भले बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। ठीक है जी। अब जो जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट जो सेंटर है वो कह रही है जो भी स्टेट के अभी तक हमारे जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ हैं उनको हम इस साल तक पूरा कर देंगे। लेकिन इस बात पे जो स्टेट हैं वो कहते हैं अगर आप इन्हें अभी तक जो ड्यूज़ थे इन्हें पूरा कर दोगे इस साल, लेकिन क्या अगले साल जो ड्यूज़ होंगे वो कैसे पूरा करोगे। जाहिर सी बात है, जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट जो है हमेशा सेंटर की तरफ ही मुँह देखते हैं, उनका मुँह देखते हैं कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। अगर सेंटर किसी तरह करके इस बार का ड्यूज़ कंप्लीट कर भी दे, उनको दे भी दे, तब भी हर साल जो ड्यूज़ आएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, वो कैसे मैनेज होंगे। ठीक है जी। अब जो सेंटर है उसने एक कमीशन को असाइन किया, जो कमीशन है उसको कहा था कि आप कुछ ऐसे अनयूजुअल आइडियाज़ लेके कुछ मतलब असाइन किया था कुछ ऐसे अनयूजुअल आइडियाज़। वो कैसे थे, वो आइडियाज़ क्या क्या थे, जैसे कि आप कह सकते हो कि इसमें क्या क्रिएट करना है हमें एक नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्पेंडिंग। अब ये नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है, सपोज़ करिए कि आपको महीने भर की पॉकेट मनी मिलती है 5000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है मुझे इतनी भी नहीं मिलती थी। तो सपोज़ करिए कि आपको मंथली आपकी पॉकेट मनी है 5000, ठीक है जी। लेकिन आपने किसी रीज़न की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि आप केवल मान लीजिए सपोज़ करिए कि आपने 4000 ही खर्च किया, लेकिन आपके पास 1000 जो है वो बच गया है।
तो जनरली होता है कि हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको जो आपके 1000 रुपीज़ हैं वो आपको नहीं दिए, मतलब नेक्स्ट टाइम जो आपको मिलेगी फिर क्या बोलते हैं पॉकेट इनकम, पॉकेट मिलेगी आपको, पॉकेट मनी, वो फिर आपको 4000 की ही मिलेगी, जो कि आपके पास 1000 ऑलरेडी है। तो ये होता है नॉन लैप्सेबल। और लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपके पास 5000 है, आपने अगर 2000 भी खर्च किए हैं, आपके पास अभी पूरे 3000 बचे हैं, लेकिन फिर भी आपको नेक्स्ट मंथ तक वापस से 5000 मिलेंगे। ठीक है जी, ऐसा कुछ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या। और साथ ही साथ क्या हमें उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए जिन्होंने रिफॉर्म की तरफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट हो रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो भी चीज़ें निकल के आ रही है, डिजिटली चीज़ें आ रही हैं, उनको जिन जिन स्टेट्स ने अच्छा किया है उनको इंसेंटिवाइज़ भी करना है हमें। ये सब चीज़ें सेंटर ने कही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन जो सदर्न स्टेट हैं, सदर्न स्टेट क्या है, वो थोड़ा सा परेशान है, घबराए हुए हैं। अब इनकी घबराहट का रीज़न क्या है? इनका रीज़न ये है कि जो भी पॉपुलेशन डेटा लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 2011 का, ना कि 1971 का। जैसे कि सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं पॉपुलेशन को मैनेज करने की, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की। ठीक है, आप सबको पता है सदर्न स्टेट्स का हमेशा से अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। तो अगर 2011 का डेटा लिया जाता है तो सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो तो कम शो करेगी। ठीक है जी, तो इसकी वजह से होगा क्या, उनको जाहिर सी बात है अगर स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसी के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं आपको क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है जी, या फिर स्टेट्स में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फंड्स अलोकेट किए जाते हैं, ग्रांट्स अलोकेट किए जाते हैं। तो अगर 2011 का डेटा लिया जाएगा, जबकि सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ में, उनके लिए तो एक तरह से पिनलाइजिंग चीज़ें हो जाएंगी। वो उनको पिनलाइज करेगा कि भाई आपने क्यों कंट्रोल की पॉपुलेशन, अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते तो आपको ये सब प्रॉफिट्स या फिर सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। चलिए, अब आरबीआई ने एक असेसमेंट निकाली है स्टेट फाइनेंस की। ठीक है जी, वो रिवील ये करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी स्लोइंग जा रही है, जिससे चीज़ें बहुत ही ख़राब होती जा रही हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो लास्ट ईयर है वो फाइनेंस पैनल ने रिपोर्ट निकाली थी 2020 एंड 2021 के लिए, और ये कहा था कि जो 5 ईयर का फोरकास्ट है, ठीक है जी, वो टफ़ होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, फिर स्लोइंग डाउन चलेगा, क्योंकि जो भी आपका ये रिफॉर्म्स आए हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगी। ये सब तो तब की बात हो रही है जबकि हमारा ये कोविड-19 पैंडमिक की शुरुआत हुई भी नहीं थी, तभी चीज़ें निकल के आ गई थी। अभी जैसे पता है आपको पैंडमिक हो गया है, तो जो पूरा का पूरा स्टेट है, ठीक है जी, वो एनालाइज़ करेगा कि मतलब जाहिर सी बात है, पैंडमिक चल रहा है, स्टेट्स के पास फंड्स नहीं हैं, स्टेट्स के पास उतने पैसे ही नहीं हैं कि वो चीज़ें अपने स्टेट में सही तरीके से लेके आ सकें। तो कहीं ना कहीं ये उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नीड्स को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ओवरऑल हमारा वो आर्टिकल जो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट। ठीक है जी, इसको लिखा गया है अनन्या बेहरा के द्वारा, जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो कि बेस्ड है भुवनेश्वर में। ठीक है, एक कहा गया है, सबसे पहला जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया, हमेशा जो पिक्चर आती है, पिक्चर के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा होता है मैं बस वही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन में जो होती है। ठीक है जी, तो कहा गया है अगर हम कम्युनिटी वॉलंटियर्स को कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली कब, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस जो कि बहुत वल्नरेबल हैं क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, उनको हम अगर क्या बोलते हैं कम्युनिटी वॉलंटियर्स को अपॉइंट करेंगे या फिर उनको ट्रेन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं, अभी क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो मनाया गया है वो अक्टूबर में। आप मुझे बताओ कि डेट कौन सी है और क्या चीज़ें हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पैंडमिक के पहले भी बहुत तेज़ी से ये जो मेंटल हेल्थ इलनेस है बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन आफ्टर द पैंडमिक ये तो वर्स हो गई, बहुत ही ख़तरनाक हो गई। अब इंडिया की अगर हम बात कर लें तो कि इंडिया में तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है मेंटल इलनेस का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रोफेशनल्स नहीं अवेलेबल है। स्पेशली अगर हम बात करें तो साइकेट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है जी, और प्रॉपर प्रोफेसर्स भी नहीं हैं, प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं। ठीक है जी,
जो ये पैंडेमिक है इसने कहीं न कहीं बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला है। अगर बात करें तो ख़ासकर बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिका अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो ऐसे बच्चे जो कि ज़्यादातर घर पे रहते हैं, जिनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ठीक है, वो बच्चे बाकियों के कंपैरेबल कहीं ना कहीं ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, और हमेशा उनमें एनैक्सिटी रहती है। और ये सब ज़्यादातर पैंडेमिक के टाइम पे ही हो रहा है, क्योंकि उसके पहले तो बच्चे स्कूल जाते थे, घूमते थे, खेलते थे, पार्क्स में जाते थे, अब कहीं भी जाया करते थे। लेकिन अभी जब से पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था तब से तो सब बंद हो गया था, और जो स्कूल जब बंद हो गए तब तो बच्चों की कंडीशन बहुत ही ख़राब हुई, और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है जी, सबने बच्चों को बहुत बुरी तरह से, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब करा है। अगर हम अर्ली स्टेज ऑफ पैंडेमिक की बात करें तो इसमें यूनिसेफ ने बच्चों पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे और केयर गिवर्स पे एक रिसर्च करी थी लगभग 104 कंट्रीज़ में, ठीक है, और ये पता करने की कोशिश की थी कि ये जो भी पैंडेमिक चल रही है इन सब में उनकी जो लाइफ है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। और इसके बाद कुछ चीज़ें निकल के और ये पॉइंट आउट करता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, हमें मेंटल हेल्थ पे और साइको सोशल वेलबींग पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन उड़ीसा, ठीक है जी। अब उड़ीसा में क्या हुआ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया था ऑलरेडी इसके पहले भी। वो भी कब दिया गया था, जब हमारा सुप्रीम साइक्लोन आया था 1999 में, या फिर अभी जो साइक्लोन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था 2019 में। उड़ीसा के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों से डील करने का, तो चलिए हम वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हैं। इन दोनों ही ओकेशन पर जो यूनिसेफ है, निम्हास है बैंगलोर का, ठीक है जी, और एनजीओ है एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति, इन सब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया जिससे कि हम साइको सोशल चीज़ों को थोड़ा सा टैकल कर सकें, ठीक है जी। और कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज़ जो हैं हमारे उड़ीसा के, वहाँ पे भी लोगों को ट्रेन किया, जो भी वॉलंटियर थे उनको ट्रेन किया, जो कि आने वाले टाइम पे या फिर मे भी कभी भी ऐसे भी अगर कोई मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ निकल के सामने आती है तो वो उससे टैकल कर सकें। और ठीक है जी, अब जो चिल्ड्रन हैं उनको इनकरेज किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों से, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम बड़े अफेक्ट हो सकते हैं, हम, आपको पता है कि इस यूपीएससी के टाइम पे हम कितना परेशान हुए थे। एक तो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन पे हो रहा था, कोई डेट नहीं निकल के आ रही थी, और ऊपर से घर पे भी हालत ऐसी चल रही थी, हम कहीं जा नहीं सकते थे, पूरा दिन घर पे। बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं गया, जो कि हम तो वैसे भी सोशली पूरे अलग ही होते हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो सोचिए बच्चों पे कितना इम्पैक्ट डाला होगा इसने। अगर हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से बच्चों को उभारा जाए, लेके बाहर आया जाए, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उनको इनकरेज करना कि बेटा इसमें पार्ट लो। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गई, स्टोरी टेलिंग, डांसिंग, क्विजिंग, टॉय मेकिंग, ये सब अगर हम लेके आएंगे तो बच्चों में कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, और मे बी उनकी जो मेंटल हेल्थ की जो इलनेस की जो इशू हो गया था या फिर जो होने वाला था, हम उसको कहीं ना कहीं से प्रिवेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से टैकल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। हालांकि जो ये सब चीज़ें हैं, जो भी हमने जिन एक्टिविटीज़ की बात करी, जो वॉलंटियर्स की बात करी, इन सबको क्या है, एक मेन स्ट्रीम साइको सोशल सपोर्ट में नहीं लिया गया है, जो कि ओवरऑल पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है स्टेट का, उसमें नहीं लिया गया था। अगर वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पता ही, एक बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो इतना कमज़ोर है। तो इस कंडीशन में जो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज का जो एक्सेस है वो कहाँ तक फुलफ़िल हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी चरमरा गया पूरा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कम्युनिटी वॉलंटियर्स की। कम्युनिटी वॉलंटियर्स के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है जी। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम डिमांड एंड सप्लाई को फुलफ़िल कर सकें। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मतलब मेरा ये है कि जितने पेशेंट हैं या फिर जितने मेंटल हेल्थ इलनेस के जो भी आपके जनता है, जो पब्लिक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल्स को, साइकेट्रिस्ट को, इन सबको अपॉइंट कर पाना, इन सबको लेके आ पाना बहुत हद तक मुश्किल है। वहीं इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हाईलाइट करते हैं कि जो इनएक्विडेंसी होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, जहाँ की जो उन्होंने देखा भी कहाँ पे था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, वो एक तरह से रिजल्ट उसका क्या निकल के आया, जो 2/3 पीपल थे जो कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उनको तो कोई प्रॉपर एक ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पे इनएडुकेसी थी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। तो हमारे इंडिया की तो बात ही अलग है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, बाबा जूम करना पड़ जाता है, ठीक है जी।
अब देखिए, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इस सिनेरियो में हम कर क्या सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारा काम है चीज़ों में अल्टरनेटिव लेके आना। अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसका कुछ दूसरा चीज़ देखना जिससे कि हम उसको कहीं न कहीं से प्रिवेंट कर सकें। तो इस अगर ऐसा कुछ होता है तो इस सिनेरियो में हम एक टॉक थेरेपी को ले सकते हैं, जिसको रिकमेंड किया जाता है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन सकता है। अगर आप वॉलंटियर्स को ट्रीट कर दो, सॉरी ट्रीट बोल रही हूँ, वॉलंटियर्स को ट्रेन कर दो तो फिर ये एक तरह से आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाता है। कुछ कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस हम उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड। इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब के एक्सपीरियंस से पता चलता है जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं जिनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो एक तरह से सप्लीमेंट करते हैं रेगुलर मेंटल हेल्थ सर्विसेज में भी। ठीक है जी। जब हमारे पास एडुकेट नंबर ऑफ़ ऐसे वॉलंटियर्स आ जाएंगे जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के जैसे काम कर सकें तो जो मेंटल हेल्थ की नीड है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आएगी। तो ये हमने आर्टिकल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा आज का ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटीज़ इन डिज़ास्टर। ठीक है जी, डिज़ास्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसको लिखा गया है सोहम डी भदौरी के द्वारा। ये मुंबई बेस्ड फिजिशियन है। ठीक है, और साथ साथ ये पब्लिक हेल्थ कमेंटेटर भी हैं और एडिटर हैं ये द इंडियन प्रैक्टिशनर्स के भी। ठीक है जी। जो भी डिज़ास्टर लेजिस्लेशन है वो इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा ऐसे कोई एक्शन ना लें कि जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ख़राब निकल के आए। चलिए देख लेते हैं अब क्या बात करी गई इसमें। अभी यूरोप की बहुत सी जगह पे जी क्या हो रहा है, वो विटनेस कर रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, वहाँ पे कोविड-19 जो है रिपीट हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वाले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब इन सब चीज़ों से हमारे इंडिया अफेक्ट ना हो इसकी तो हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं और ऐसी गारंटी ले पाना इम्पॉसिबल भी है। ठीक है जी। जो फर्स्ट राउंड था लॉकडाउन, जो अभी फ्रेश लॉकडाउन जो है वो भी इम्पोज किया जाएगा कुछ यूरोप के कुछ पार्ट्स में। अब जो हाँ, जो सेकेंड वेव है वो जो सेकेंड वेव है वो भी डेंजरस नहीं एक तरह से कहा जाए, और ना ही जो वैक्सीन, अगर भी वैक्सीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है एक तरह से, वो भी इतना ख़तरनाक नहीं जितना ख़तरनाक ये है कि हमें इस पेंडेमिक के साथ महीनों महीनों तक रहना पड़ रहा है और इसके बाद जो भी एक पूरा का पूरा हमारे पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिसका निकल के आ रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, मोर दैन दिस पेंडेमिक एंड नो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। ठीक है जी। मोर रिएक्टिव अप्रोच की बात कर लेते हैं। 2005 में जब इंडिया ने इनैक्ट किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि कंप्राइज करता था लार्जली ऑफ रिएक्टिव एड हॉक मेजर्स को, इसने रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया कि हम यहाँ पे एक तरह से एक सिस्टमैटिक स्कीम लेके आएंगे जिससे हम प्रिवेंट कर सकें, मिटिगेट कर सकें और रिस्पॉन्ड भी कर सकें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो पैंडमिक के टाइम पे कुछ लॉज निकल के आए थे उनमें से कुछ हैं जो कि अर्ली डेज़ में आए थे कोविड-19 के। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मेजर्स भी लिए गए थे किसके द्वारा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, जिससे ये क्या हो, लॉकडाउन को इम्पोज किया जाए या फिर जो भी प्राइस कंट्रोल था मास्क का फिर मेडिकल सर्विसेज का उसको बहुत ज़्यादा हाइक ना होने दिया जाए। दो इम्पॉर्टेंट लेसन हमें मतलब मिले हैं। ठीक है जी। पहला, जो हेल्थ सर्विस है और जो उनकी कंटिन्यू डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है डिज़ास्टर की, ठीक है, उनसे मैच नहीं कर सकते। मतलब ये समझ लो आपकी जो भी पब्लिक हेल्थ, अभी मैं बताऊंगी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें ऐसा क्यों लेसन्स निकल के आए हैं हमारे पास। ये एक तरह से नेगेटिव लेसन्स हमारे पास हैं जिनमें हमें इम्प्रूव करना है और आगे क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट के बाद चीज़ें सही करनी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहा गया है, और बहुत से लीगल फ्रेमवर्क भी हैं हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो कि बहुत ही एक तरह से पुश करती हैं कुछ मैंडेट्स को, जैसे कि क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग हो गया पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। ठीक है। ये दो चीज़ें, दो नेगेटिव पॉइंट्स हमें समझ में आए हैं, लेसन समझ के आए हैं। इतना कुछ होने के बाद पेंडेमिक के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं। ड्रॉबैक इन पब्लिक सेक्टर, ड्रॉबैक्स क्या हैं पब्लिक सेक्टर के। वहीं अगर हम बात करें जो भी हमारा ट्रीटमेंट प्राइस है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, इनके अगर हम कोपिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे थे, इतने बढ़ते जा रहे थे कि एक आम जनता का जा पाना भी मुश्किल था। वहीं कुछ केसेस महाराष्ट्र में ऐसे हुए हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा वॉलेट करी हैं चीज़ें कि वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स का लाइसेंस ही सस्पेंस कर दिया गया है। ठीक है जी।
इस बात को समझ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाले हैं हॉस्पिटल केयर सर्विसेज का, ठीक है, वो एक तरह से चीफली किसके अंदर हों, पब्लिक फाइनेंस अंडर, पब्लिक फाइनेंस हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हों, ठीक है जी। और वरना एक तरह से यही निकल के आएगा जो हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं पुअर ऑर्गेनाइजेशन ही बन के रह जाएंगे अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब जो पब्लिक फाइनेंस इंश्योरेंस है वो एक तरह से मीडियम है जिससे वो इंट्रोड्यूस करता है कुछ ऑर्डर्स को जो कि पब्लिक के फेवर में हों, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये हेल्थ हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो लार्ज मेजॉरिटी क्या है स्मॉल इंटरप्राइजेज़ हैं, और स्मॉल इंटरप्राइज होने की वजह से जो भी एक इंक्लूज़न, जो भी हमें क्राइटेरिया चाहिए जिससे कि हम उनको इस इंश्योरेंस की तरह इंक्लूड कर सकें, वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अनेबल हैं कि वो इसके तहत आ सकें, ठीक है जी। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कहीं ना कहीं कोल्ड केसेस से डील करते हैं। अब कोल्ड केसेस की अगर हम बात करें तो कोल्ड केसेस वो होते हैं जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल नहीं हो पाती जो आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगी। तो इसलिए वो केसेस या फिर वो डिजीज़ेस जिनका क्योर या फिर जिनसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निपट नहीं सकते हैं, उन केसेस को रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहीं पे एरिक टोनर ने 2017 में अपनी एक अपनी एक जर्नल शायद कुछ पब्लिश किया था, पार्किंग लॉट कॉन्डेंड्रम, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब किया कि कैसे एक जो डिज़ास्टर है वो एक तरह से बिजनेस केस नहीं होता है हॉस्पिटल्स के लिए। जैसा कि पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेके आओ, ठीक है। तो इनके लिए एक तरह से ये बिज़नेस केस नहीं होता है जिससे कि वो प्रॉफिटेबल एरियाज़ में ही इन्वेस्ट करें। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कहता है कि स्टेट, ठीक है, अगर जिस स्टेट में आपको कोई इमरजेंसी हुई है वो स्टेट और वहाँ के हॉस्पिटल्स कुछ इमरजेंसी टाइम के लिए कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिनसे कि पूरा का पूरा आपकी हेल्थ सर्विसेज या फिर जो भी डिज़ास्टर को मैनेज करने की चीज़ें एडुकेट चाहिए वो उनको आप एडुकेसी कर सको। आगे देखते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत ही सॉरी ये तो हो चुका है। हाँ, ये क्या इंटीग्रेशन विथ प्राइमरी केयर की बात करते हैं। देखिए जी, अभी जो ये बहुत ही जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस बात पे आर्ग्यूमेंट किया है कि जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये फेल होता है कुछ प्रोग्रेसिव इवेंट्स जैसे कि डिज़ास्टर, ठीक है जी। जब डिज़ास्टर आता है तो कुछ केसेस नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ही द्वारा, जैसे कि क्या हो गया कुछ पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ जैसे ट्यूबरक्लोसिस और डेंगू आउटब्रेक जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें एक ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, अगर हम उसको प्राइमरी केयर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छे से ग्रोथ करेंगी। अगर हम सिनर्जी कर दें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो जो फ्लैगशिप प्राइमरी केयर प्रोग्राम है जो कि बिगिन हुआ था एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ मिलकर जो कि 2013 में आया था, बहुत ही एक क्या मतलब बहुत ही एक वर्थ होगा, ठीक है जी। अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को ही सेंट्रल मान लें एक तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप होगा हमारे इस तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप को आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि सुबह 5 बजे अभी तो 5:30-6 बज जाएंगे अपलोड करते करते। मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ 5:30 बजे, तो इतनी जल्दी आर्टिकल्स में कर देती हूँ, मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। इन सब एफर्ट्स को देखते हुए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।